Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। देखिए स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। आप कोई भी एग्जाम चाहें या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहे, स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। तो इसीलिए आज हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सो ऑलवेज बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस्ड। लेट्स स्टार्ट। एंड यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर वीडियो एक्सपीरियंस। व्हाट इज रिग्रेशन? देखिए रिग्रेशन मैं बता चुका हूँ आपको, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उस दोनों के बीच अगर कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो वो होगा रिग्रेशन। उसे ही बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। और डेफिनेशन ऐसा लिखा गया है, रिग्रेशन एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ओके, अगर मैं जो अभी बोला एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मीन्स टू वेरिएबल एट ए टाइम होगा, तो उसे बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन। अगर मोर देन टू वेरिएबल होगा एट ए टाइम तो उसे बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन हो या फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन हो या फिर कर्विलिनियर रिग्रेशन हो, डिटेल में हम देखेंगे उसका फॉर्मूला, और रिग्रेशन कैसे रिलेटेड है कोरिलेशन से वो भी हम देखेंगे। एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल देख लेते हैं। सिंपल रिग्रेशन मॉडल मतलब जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, जैसे कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे y हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसीलिए y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिसे कि बोलते हैं रिग्रेशन। ओके, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम बोलते हैं रिग्रेसर। मीन्स कॉज यहाँ पे कौन है? कॉज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द कॉज, वाई इज द इफेक्ट। सो याद रखना है, कॉज जो है रिग्रेसर वही है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जांपल हम लिए तो फिर रेनफॉल ग्रेन यील्ड। ओके, रेनफॉल ग्रेन यील्ड में जो रिग्रेसर होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा रेनफॉल एक्स, और जो ग्रेन यील्ड होगा वो होगा वाई। ओके, क्योंकि ग्रेन यील्ड रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए वाई होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स ग्रेन यील्ड होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अल्फा क्या है और ये जो एप्सिलॉन क्या है और ये बीटा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अल्फा होता है इंटरसेप्ट। ओके, इंटरसेप्ट होता है अल्फा। बीटा होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, बीटा होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, पर जनरली हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट को बी के माध्यम से सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे बीटा दिया गया है, डजेंट मैटर, बट आप याद रखेंगे बी होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए कौन सा सिंबल हम यूज करते थे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हम आर सिंबल यूज करते थे, पर यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए हम बी यूज करते हैं। ओके, और ये जो एरर है इसका मतलब क्या है? इसका जो सिग्निफिकेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं। सिर्फ जरूरी ये है रिग्रेसर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ओके, देन रिग्रेशन क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और सिंपल रिग्रेशन मॉडल में कौन कौन चीज़ें आता है, जैसे कि अल्फा आता है जो कि इंटरसेप्टर, जो कि बीटा आता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि एक एरर और फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट आता है। अगर सिंपल टर्म पे हम अगर देखें इसको, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो a है, a होता है इंटरसेप्टर, b होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं रैंडम एरर। तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है b, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। रिग्रेशन लाइन इज द इन द फॉर्म ऑफ, जो रिग्रेशन लाइन उसका इक्वेशन आप याद रख लीजिए, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जो मॉडल, रिग्रेशन मॉडल जिसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वही चीज है रिग्रेशन इक्वेशन, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर ए इज द कांस्टेंट और इंटरसेप्ट, b इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड x इज द स्लोप। ओके, b इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सो इसको याद रखना है आपको, b इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। The value of a and b can be calculated by method of least squares। जो a का वैल्यू, b का वैल्यू, वो हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच हम इक्वेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब ये रिग्रेशन है।
ओके, सो यहाँ पे y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब yx ऐसे लिखा जाता है, yx। इसका फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ xy। जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में था, उसी तरह रिग्रेशन कोएफिशिएंट का न्यूमरेटर सेम है, कोवेरियंस ऑफ xy, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? वेरिएंस ऑफ x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। देखिए ये तो कॉमन सा चीज़ है, आपको पता ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। सो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएंस लिखा गया है, मतलब ऑब्वियसली दैट मीन्स सिग्मा x स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। सो BYX मीन्स कोवेरियंस ऑफ XY डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर। सो ऑन x, जिसके आगे ऑन रहेगा ना, उसका वेरिएंस डिनोमिनेटर में रहेगा। ये चीज याद रख लीजिए, जिस डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, दैट डजंट मैटर, जिसके पहले ऑन रहेगा, y ऑन x, y ऑन x मीन्स y डिपेंड ऑन x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस डिनोमिनेटर पे है। ओके, इतना ही याद रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच डिफरेंस भी देख सकते हैं। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर जिसमें टू वेरिएबल्स का रिलेशन डिटरमाइन किया जाता है, और रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उस दोनों के बीच हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ओके, कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट यहाँ पे कौन सा वाला बेस्ट ऑफ लाइन फिट या फिर फिट ए बेस्ट लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उसको हम डिराइव करते हैं यूजिंग रिग्रेशन। नो डिफरेंस इन बोथ। देखिए जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो x ऑन y हो या फिर y ऑन x हो, इट्स सेम। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोथ केस में सेम होगा, पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोथ केस में सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी आपको बताया, अगर y ऑन x होता है तो फिर डिनोमिनेटर पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर रहेगा। ओके, ये याद रखिए, अगर x ऑन y होता है तो डिनोमिनेटर पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर रहेगा। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक रिलेटिव मेजर है और एक एब्सोल्यूट मेजर है। इट डजंट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओनली एग्जिस्ट इन रिग्रेशन। कोरिलेशन हैव लिमिटेड एप्लीकेशन, पर रिग्रेशन हैव वाइडर एप्लीकेशन। सो प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने देखा b, उसका प्रॉपर्टीज क्या है? जो b है उसका प्रॉपर्टीज क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। देखिए जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, तो वहां पे हमने देखा था इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड बोथ ऑफ स्केल। पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्केल में चेंज होगा, नॉट इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ स्केल। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर हम बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई करेंगे ना, तो बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, उसका रूट ओवर अगर हम लेंगे तो ये आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई हो या फिर वाई ऑन एक्स हो, बोथ आर सेम, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफरेंस नहीं होता, बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट डिफरेंट होता है। ओके, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन, द अदर मस्ट बी लेस देन वन। इफ बी वाई on x greater than 1, then bx on y must be less than 1. Both the regression coefficient can be less than 1 but both cannot be greater than 1. Okay, इसका मतलब both the regression coefficient, दोनों के दोनों regression coefficient
लेस देन 1 हो सकते हैं, इसका मतलब 0 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, बट मोर देन 1 कभी भी नहीं होगा। If one regression coefficient is positive, the other must be positive. In this case, the correlation coefficient is the positive square of the product of two regression coefficient. Yeah, I told you ना regression coefficient B, अगर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद रूट ओवर करेंगे तभी आपको रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ओके, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव the other must be negative. In this case, the correlation coefficient is the negative square root of the product of two regression coefficient. देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये सारी चीज आप डिटरमाइन करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिए, R इक्वल टू B1 इंटू B2 रूट ओवर मीन्स R इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, B1 इक्वल टू BY ऑन X, B2 इक्वल टू BX ऑन Y, उसका रूट ओवर। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं। यू जस्ट अगेन फॉर रिवीजन पर्पज आई गिव अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आप देख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इंटू रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y का रूट ओवर। यही होता है ज्योमेट्रिक मीन। सो आप इतना ही याद रखिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, सिंपल। इफ byx is positive means by on x is positive, then bx on y should be positive and vice versa. अगर एक पॉजिटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। If one regression coefficient is greater than other is greater than 1, okay, one regression coefficient is greater than 1, then the other must be less than 1. वही सारी चीज जो हमने पढ़ा है पिछले वाले स्लाइड पे, ये सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। So what is the relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean? वो हम अभी देखेंगे। So पहले दो नंबर लेते हैं a and b, उसका arithmetic mean निकालते हैं। Arithmetic mean of two number is just average, okay, a plus b divided by 2. Then geometric mean अगर हम निकालेंगे तो ab root over of a and b. Then harmonic mean होगा 2ab divided by a plus b. From this we can prove that arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean. Okay, always arithmetic mean greater होगा geometric mean से और geometric mean greater होगा harmonic mean से। Similar भी हो सकता है, okay, पर always arithmetic mean always greater than geometric mean and harmonic mean. तो फिर geometric mean क्या है? देखिए arithmetic की mean क्या है मैं बता चुका हूँ। arithmetic mean means average। अगर एवरेज निकालना हो तो फिर आप जाएंगे अरिथमेटिक मीन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट, ओके, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। पहले जो डाटा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसे रूट ओवर करेंगे। कितना रूट करेंगे वो nth रूट हो सकता है, जितना टर्म होगा उतना रूट। मतलब यहाँ पे x1 x2, अगर x1 x2 होता है ना तो फिर x1 x2 टू दी पावर रूट ओवर कर देंगे आप, मीन्स 1/2 पावर होगा। अगर x1 x2 और एक टर्म होगा एक्स्ट्रा x3, तो इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 1/3 कर देंगे। ओके, उसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे x1 x2 अप टू n दिया गया है, इसका मतलब पावर में भी 1/n होगा। ओके, देन इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा एंटी लॉग ऑफ log xi i फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n। ये होता है इसका कंक्लूड फॉर्मूला, किसका? ज्योमेट्रिक मीन का। और हार्मोनिक मीन तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1/a प्लस 1/eb। अगर दो टर्म होगा मतलब दो डाटा होगा, अगर यहाँ पे x1 x2 होगा आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं 1/x1 प्लस 1/x2। ये होता है हार्मोनिक मीन। जो चीज मैंने आपको बताया ना वही सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। सो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला वही है, जस्ट रेसिप्रोकल आप कर देंगे। ओके, तो ये होता है हार्मोनिक मीन। फाइनली कुछ एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, पहले देखिए, व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन
एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए जब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वर्ड आए तभी आपको अरिथमेटिक मीन पे क्लिक करना है। ओके, रिग्रेशन हो या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो या फिर कुछ भी हायर स्टैटिस्टिक्स जैसे हम जाते हैं ना, अरिथमेटिक मीन हमें चाहिए होता है, मीन्स हमें चाहिए होता है एवरेज। ओके, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट you can see in correlation coefficient formula arithmetic mean is there, in regression coefficient formula arithmetic mean is there. Okay, mode you never found that, median also you never find that, only you will get arithmetic mean. In regression formula, in correlation formula, everywhere arithmetic mean is there. Which measure of central tendency requires data arrangement in ascending and descending order? देखिए अगर आप हमारा स्टैटिस्टिक्स 1 पार्ट 1 वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप मीडियन निकालना चाहते हैं तभी आपको उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा डाटास को, क्योंकि अगर आप ऐसे अरेंज नहीं करेंगे देन आपको नहीं मिल पाएगा मिडिल क्लास वैल्यू, नहीं मिल पाएगा आपको। बहुत सारे ऐसे डाटा होंगे उसमें एक मिडिल क्लास वैल्यू होगा। ओके, मिडिल क्लास वैल्यू हम उसको यूज करके मीडियन निकालते हैं। ओके, मीडियन निकालते हैं तो वो फॉर्मूला ऐसे होता है, वो फॉर्मूला होता है n/2 फॉर इवन नंबर, n+1/2 प्लस n/2 डिवाइडेड बाय होल 2, ये होता है ऑड नंबर के लिए। सो इसीलिए हमें डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ओके, ये सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में, मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन निकालने के लिए चाहिए। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मस्ट नेसेसिटी फॉर डिटरमाइनिंग मीडियन। ओके, देन कम्स टू आवर नेक्स्ट सवाल कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए गिवन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन। देखिए मैं बता चुका हूं अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। हाँ, सेम भी हो सकता है पर लेस नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज लेस देन आप बोल सकते हैं, लेस देन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हमेशा लेस होगा ज्योमेट्रिक मीन। If any times of a series is 0, which mean of the central tendencies become 0? देखिए यहाँ पे अगर आता है ऐसा सवाल तभी आपको क्लिक करना है अरिथमेटिक मीन के ऊपर, क्योंकि अगर कोई भी आइटम्स 0 हो जाता है ना तो 1 by that 0 become infinity, सो हार्मोनिक मीन नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ पावर होता है, सो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए अरिथमेटिक मीन होगा। इफ एनी आइटम ऑफ ए सीरीज इज 0, व्हिच मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकम 0, उसका आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोला। देखिए मैं एक बार पहले बता चुका हूं और एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको। अरिथमेटिक मीन के लिए हम सब डाटा सेट को हम ऐड करते हैं पहले। ओके, ऐसे ऐड करते हैं, उसके बाद उसे जितना नंबर होगा ना 1 2 3 4, सो 4 डाटा से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब हम एवरेज निकालते हैं इन अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई जो भी हो। अगर 0 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो फिर ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा अगर डाटा सेट में कहीं पे भी 0 अवेलेबल है। और हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। हार्मोनिक मीन में अगर 1/0 आता है ना तो 1/0 इंफिनिटी हो जाता है, सो 0 नहीं आएगा। हार्मोनिक मीन कैंसल, अरिथमेटिक मीन ऑल्सो कैंसल, 0 कभी भी नहीं आएगा अगर एक 0 है। पर ज्योमेट्रिक मीन में अगर एक 0 है, डाटा सेट में एक भी 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन को अच्छे से, ज्योमेट्रिक मीन का जो डाटा उसमें 0 नहीं आना चाहिए। So this is our end of the video. If you like this video, please like,
and subscribe this channel so that you will get more videos in time.